वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल हम लोग देखेंगे और बिहार का भी कुछ उपयोगी पॉइंट होगा इसमें। ये आपका करंट अफेयर 1 मार्च का है। इसमें ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। खास करके हम लोग बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो बीपीएससी वाले जरूर देखेंगे, साथ में सभी पीसीएस वाले इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन पहला है और ये रेगुलर रहेगा। आप ये 1 मार्च से आपका है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिल पाए समय पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली बार केरल के एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए रोबोट हाथी का उपयोग किया गया। याद रखिए कहाँ किया गया, तो केरल में किया गया पहली बार। कहाँ पे पहली बार मंदिर के अनुष्ठान करने के लिए रोबोट हाथी का उपयोग किया गया, तो केरल का। या रोबोट हाथी का उपयोग कहाँ किया गया, केरल में। दोनों का उल्टा याद रखेंगे। और ये अनुष्ठान जो है पहली बार हुआ है रोबोट से इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर के अनुष्ठान करने के लिए हाथी का एक आदमकद मोटर चालित मॉडल का उपयोग किया गया है। रोबोट है जिसका कि आपको हाइट कितना है, 11 फुट लंबा है। रोबोटिक हाथी है। ये लोहा और रबर का बना हुआ है जिसका वजन 800 किलोग्राम है। इसमें 5 मोटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। यह पहल से क्या होता है, तो हाथियों के बंदी जो हाथी है उनके पुनर्वास का समर्थन करेगी यह पहल। इस रोबोट को पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा द्वारा बनाया गया है, जो कि इरिंजाडापल्ली श्री कृष्ण मंदिर को दान किया गया है पेटा के द्वारा। रोबोटिक हाथी एक समय में 5 व्यक्तियों का काम कर सकता है। रोबोटिक हाथी त्रिशूर में कलाकारों के एक समूह ने बनाया है। त्रिशूर याद रखेंगे। हाथी का नाम क्या है, इरिंजादपल्ली रमन। क्या है हाथी का नाम, इरिंजादपल्ली रमन रखा गया है। रोबोट की मदद से नादीरुथल समारोह आयोजित किया गया। ठीक है। त्योहारों के लिए आमतौर पर हाथियों का उपयोग किया जाता है केरल में। और नाडीरुथल समारोह केरल का एक अच्छा समारोह, महत्वपूर्ण समारोह माना जाता है नाडीरुथल। और मंदिरों में भगवान को हाथी के द्वारा ही अर्पित किया जाने वाला अनुष्ठान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, देख ले हम लोग अब दूसरा क्या है। भारत ने जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। भारत ने क्या, जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है भारत ने। दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत ने पुरस्कार को जीता है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री जो हैं आपके कौन हैं, अश्विनी वैष्णव ने कहा जीएसएम अवार्ड पीएम मोदी द्वारा किए गए दूरसंचार सुधारों की वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ वे ROW राइट ऑफ वे अनुमतियां जो पहले 230 दिनों से अधिक समय लेती थीं अब 8 दिनों के भीतर मिल जाती हैं। राइट ऑफ वे 85% से अधिक मोबाइल टावर क्लियरेंस अब तात्कालिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है। सनराइज सेक्टर तेजी से विकास की संभावना वाला सेक्टर है। जीएसएमए हर साल एक देश को मान्यता देता है। 27 फरवरी 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया। जीएसएमए एसोसिएशन क्या है, यह एक उद्योग संगठन है। यह दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जीएसएम एसोसिएशन एक उद्योग का संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जीएसएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले हम लोग। जीएसएम
यह एक उद्योग संगठन है, आपको बता ही दी, जिसमें कि दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका गठन जो हुआ था, याद रखिएगा, GSMA का 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड, यूके में है। ठीक है, लंदन, इंग्लैंड, यूके में है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। ASI ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप यानी मठ की खोज की है। किसने की है? ASI ने 1300 साल पुराना एक बौद्ध का स्तूप यानी मठ जिसकी खोज की है। मठ की खोज उड़ीसा के पुरी सर्कल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की है। ठीक है, कहाँ के मठ खोज की है? तो पुरी के सर्कल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की है। यह उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुखुआ पारा गांव के परभाड़ी में खोंडा लाइट खनन स्थल पर खोजा गया है। मठ भौमकारा राजवंश के समय का है। याद रखिएगा, यह मठ किस, जो कि बौद्ध का मठ मिला है, स्तूप मिला है, यहाँ ये जो मठ है भौमकारा राजवंश के समय की है। इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। उड़ीसा खनन निगम ने अबाधा योजना के तहत पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए साइट में खोंडा लाइट पत्थरों का खनन किया। हालांकि बाद में इस तथ्य के कारण खनन बंद कर दिया गया था कि ललितगिरी बौद्ध मठ परिसर एक ASI संरक्षित स्थल क्षेत्र में स्थित है। ABDH का मतलब बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और विरासत और वास्तुकला का विकास है। नेक्स्ट आते हैं। उड़ीसा खनन निगम ने अबाधा योजना के तहत किया था। जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण बंद हो गया और हालांकि बाद में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि यह ASI संरक्षित क्षेत्र है। ABDH का मतलब बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और विरासत और वास्तुकला का विकास है। ABADHA योजना उड़ीसा सरकार की एक योजना है। इसे मार्च 2017 में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के लिए हाल ही में प्रस्तुत बजट में उड़ीसा सरकार ने ABADHA योजना के तहत अतिरिक्त 224 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। 224 करोड़ रुपए। इसका उपयोग पुरी के विरासत शहर को विकसित करने के लिए किया जाएगा। भौमकारा वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। तौसल उनके राज्य का नाम था। याद रखिएगा, भौमकारा वंश ने जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया था, उनके राज्य का नाम क्या था? तौसल था। इसमें वर्तमान उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम देखेंगे हम लोग इटली में प्रधानमंत्री का जो डायलॉग हुआ है, रायसीना डायलॉग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिखर सम्मेलन में देखें थोड़ा। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जिया मेलोनी हैं। वे 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में वक्ता भी होंगी। भारत और इटली नवंबर 2020 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की प्रगति का अवकलन किया जाएगा या करेंगे। इटली से भारत की आखिरी प्रधानमंत्री की यात्रा अक्टूबर 2018 में हुई थी। इटली से भारत में जो भी प्रधानमंत्री आए हैं वो अक्टूबर 2018 में हुई थी। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तनाज सुश्री मेलोनी के साथ आएंगे। याद रखिएगा, जॉर्जिया के साथ कौन कौन आएंगे? तो विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तनाज और सुश्री मेलोनी। सुश्री मेलोनी G20 शिखर सम्मेलन के लिए सितंबर में फिर से भारत आएंगी। यात्रा के दौरान एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन 2 मार्च को आयोजित किया जाएगा।
इसकी सह अध्यक्षता एंटोनी तनाज और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं, 75वां वर्ष। 8वां रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। ठीक है, जो हो चुका है आपका। आगे देखेंगे हम लोग क्या हुआ है। इसका विषय क्या है रायसीना डायलॉग का, तो प्रोवेकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, विषय क्या है रायसीना डायलॉग का, तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वां रायसीना डायलॉग जो है 2 से 4 मार्च तक कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, याद रखेंगे। और इसका विषय क्या है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। थीम याद करना जरूरी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 7वां रायसीना डायलॉग जो हुआ था। 8वां तो आपको पता चल गया, अभी हुआ है 2 से 4 मार्च। विषय क्या है भी जान गए आप, थीम। 7वां रायसीना डायलॉग कब हुआ था, तो 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में ही हुआ था। ये भी याद रखेंगे, 7वां और 8वां। ठीक है, रायसीना डायलॉग है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लें। रायसीना डायलॉग यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग कब से आयोजित किया जा रहा है, 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। ठीक है, यह विदेशी मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के लिए एक नया सुरक्षा फीचर जोड़ा गया है। UIDAI के आधार कार्ड के लिए एक नया सुरक्षा फीचर जोड़ा गया है। तो वो क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और स्पूफिंग प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र शुरू किया गया है। वो क्या है, स्पूफिंग एक प्रकार का घोटाला है। स्पूफिंग क्या है, याद रखिएगा, स्पूफिंग बोल दिया क्या है, एक प्रकार का घोटाला है स्पूफिंग, जहां एक अपराधी एक ईमेल एड्रेस, नाम, फोन नंबर या वेबसाइट URL को पीड़ित को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रछन्न करता है कि वे विश्वसनीय स्रोत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, स्पूफिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा प्रणाली अब कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए फिंगर मिनिटी और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप आधार प्रमाणीकरण लेन देन अधिक मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा। इस नई सुविधा का उपयोग बैंकिंग और वित्तीय, दूरसंचार और सरकारी विभागों द्वारा किया जाएगा। यह समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और मजबूत करेगा और बेईमान तत्वों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों पर अंकुश लगाने का भी कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर रखेंगे। चालू वित्त वर्ष की तिमाही में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी है कितना है, 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 4.4% की वृद्धि। 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 40.19 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कितना जीडीपी रहने का अनुमान है 2022-23 की तीसरी तिमाही में, तो 40.19 लाख करोड़, 40.19 लाख करोड़। 21-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी कितना लाख करोड़ रुपए थी, तो 21-22 में 38.51, तो इसका मतलब 4.4% की वृद्धि हुई है। 22-23 वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक रियल जीडीपी कितना प्रतिशत रहेगा, तो 7% बढ़ने का अनुमान है। याद रखिएगा 7%। 22-23 के लिए नाम मात्र जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी, तो 15.9% बढ़ने की अनुमान है। जीडीपी एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है। वास्तविक जीडीपी अस्थिर कीमतों पर गणना की गई जीडीपी है। नाम मात्र जीडीपी जो है वर्तमान कीमतों पर गणना की गई जीडीपी है। इससे आपका तीनों चीज क्लियर हो गया क्या कौन सा जीडीपी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे सभी को देखेंगे। 28 फरवरी 2023 को ढाका के सुहरावर्दी उद्यान में एक कूसे बोई मेला का समापन हुआ। कहाँ पे आपसे पूछेगा, एक कूसे बोई मेला का समापन कहाँ हुआ या कहाँ हुआ, तो ढाका में। कब, 28 फरवरी को ढाका में। कहाँ, सुहरावर्दी उद्यान में। याद रखिएगा ये 1 महीना चलने वाला पुस्तक मेला के दौरान आगंतुक किताबें खरीदने के लिए बंगला अकादमी और सुहरावर्दी उद्यान के मैदान में स्थापित स्टॉलों पर एकत्रित हुए। महोत्सव की आयोजक बंगला अकादमी थी। बोई मेला के 4 हफ्तों में 3700 से अधिक पुस्तकें का विमोचन किया गया है। समापन समारोह के दौरान सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री के एम खालिद मुख्य अतिथि थे। समापन समारोह में बंगला अकादमी के महानिदेशक नूरुल हुदा ने स्वागत भाषण दिया। इस वर्ष के पुस्तक मेले का विषय था पोरो बोई गोरो देश बंग बंधु बांग्लादेश, अर्थात बंग बंधु के सपनों का देश बनाने के लिए पुस्तक पढ़े। एकुशी पुस्तक मेला यहाँ पे इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। 21 फरवरी 1972 में 21 फरवरी 1952 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए लोगों के बलिदान को याद करने के लिए हुई थी। यह 1978 से हर साल बंगला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देख रहे हैं, इसीलिए इसमें से आप कटौती मत कीजिएगा। वीडियो को जरूर अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। बिहार सरकार ने 2.6 लाख करोड़ का बजट पेश किया। कितना का, तो 2.6 लाख करोड़। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए, वित्त मंत्री कौन है, विजय चौधरी, जो क्या है 2023-24 के लिए 2,61,885 रुपये 40 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के 2.37 लाख करोड़ से 10% अधिक है। कुल प्रस्तावित बजट व्यय में से 1 लाख करोड़ रुपए विभिन्न विभागों की चल रही और नई योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली 7 दलीय महागठबंधन सरकार का यह पहला बजट है। याद रखिएगा यह पहला बजट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला 7 दल है इसमें, और यह महागठबंधन की सरकार है। 2
1,61,885.40 ये है। विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए 22,200.35 करोड़ रुपए यानी कि 22.20% शिक्षा पे, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए कितनी, तो 22,200.35 करोड़ यानी कि 22.20% आवंटित किए हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 15.19% का स्थान रहा है, यानी ये दोनों अव्वल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7.12% यानी कि 7117.56 करोड़। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS को 1200 अतिरिक्त बिस्तर मिलेंगे। और बिहार सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 2.98% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान लगाया है, 2.98%। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, तो खैर ये रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए सभी को देखें और अच्छे से देखें। स्वास्थ्य क्षेत्र को 7117.56 करोड़ रुपए यानी 7.12%। इंदिरा गांधी को 1200 अतिरिक्त बेड दिया जा रहा है। और बिहार सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में बता ही दिया राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98%। और राजकोषीय घाटा का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.78% रहेगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2374 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। स्वरोजगार के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और अन्य योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। यार ये तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला हैं उनके आत्म सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता जो 10,000 रुपए हुआ करते थे उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है मुस्लिम के लिए। याद रखिएगा, मुस्लिम महिलाओं के लिए। पशुधन और मछली पकड़ने और जलीय कृषि क्षेत्रों ने क्रमशः 9.5% और 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के बजट में 60% केंद्रीय सहायता और 18.83% ऋण और 21.46% राज्य राजस्व है। तो राज्य में 60% केंद्रीय सहायता है, याद रखेंगे। स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार। इसके लिए सरकार फलों की सफल उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 स्वच्छ संयंत्र केंद्र, कितना, तो 10 स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार सेब, एवोकेडो, ब्लूबेरी जैसे फलों के लिए 10 स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा। सेब, अखरोट, बादाम, अंगूर, आम, अनार आदि फलों के लिए ये फसलों के लिए क्लीन प्लांट सेंटर या स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने 2030 तक अगले 7 साल के लिए 2200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसे अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग में PPP मोड में लागू किया जाएगा। हाल के वर्षों में विभिन्न फलों के पौधों के लिए आयातित रोपण सामग्री की मांग तेजी से बढ़ी है। 2018 में 21.44 लाख सेब के पौधे का आयात किया गया था, जो 2020 में बढ़कर 49.57 लाख हो गया है। एवोकेडो के पौधे के आयात की भी अनुमति 2018 में 1,000 से बढ़ाकर 2020 में 26,500 कर दी गई है।
ब्लूबेरी पौधा का आयात 2018 में 1.55 लाख से बढ़कर 2020 के दौरान 4.35 लाख हो गया था। नेक्स्ट अब आज का हमारा सेशन हाल के वर्षों में विभिन्न फलों के पौधों के लिए आयातित रोपण सामग्री तेजी से बढ़ी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया? शून्य भेदभाव आपका 1 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का जश्न मनाया जा सके। यह हर तरह के भेदभाव खत्म करने के लिए एकजुटता का विश्व आंदोलन बनाने में मदद करता है। शून्य भेदभाव दिवस 2023 का विषय क्या है? जीवन बचाओ, वैध करो, सेव लाइफ, डिक्रिमिनलाइज। इस विषय के माध्यम से UNAIDS इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे प्रमुख आबादी और HIV के साथ रहने वाले लोगों का डिस्क्रिमिनेशन जीवन बचाता है और एड्स के अंत को आगे बढ़ाने में मदद करता है, छुआछूत को खत्म करेगा। HIV से पीड़ित लोगों को लक्षित करने वाले आपराधिक कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। देशों ने प्रतिबद्ध किया है कि 2025 तक 10% से कम देशों में दंडात्मक कानून और नीतिगत वातावरण होंगे जो HIV प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आज का हमारा सेशन, अब कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे। ये कुछ है इम्पोर्टेंट मिला है जो अवार्ड देख ले। सर्वप्रथम फीफा खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 1 मार्च का है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। मार्च वाले जो भी हैं उसको अच्छे से देखेंगे। मार्च के जो भी करंट अफेयर होते हैं आप नोट डाउन करते चलेंगे, इससे देख देख एक एक। श्रेणी विजेता सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? अर्जेंटीना के लियोन मेसी हैं। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोन मेसी हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी की बात किया जाए तो ये है स्पेन की अलेक्सिया पटेलस। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर की बात करें तो ये है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर की बात करें इंग्लैंड की मैरी एप्सल है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच की बात करें तो अर्जेंटीना के लियोनेल एस्कालोनी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच की बात करें इंग्लैंड की सरीना विगमैन है। फीफा पुरुष अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोल किसको मिला है? पोलैंड के मार्सिन ओलेक्सी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच कौन है? अर्जेंटीना के लियोनेल एस्कालोनी है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच इंग्लैंड की सरीना बिगमैन है। फीफा पुरुष अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोल किसको मिला है? मार्सिन ओलेक्सी को मिला है। फीफा फैन अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के प्रशंसक को। और फीफा फेयर प्ले पुरस्कार जॉर्जिया के लूका लोचसिविली को मिला है। जन विश्वास विधेयक को बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2022 में संसद में बिल पेश किया। विधेयक को संसद यह संयुक्त समिति द्वारा को भेजा गया था। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्रालय के तहत बिल जो है 19 मंत्रालयों के तहत 42 अधिनियमों में से 183 धाराओं में संशोधन करने का प्रावधान है। तो ये आज का आपका सेशन समाप्त होने वाला है। तो नेक्स्ट आपका 2 मार्च का बहुत जल्द आपके सामने आएगा। ठीक है,
एक दो और इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं मार्च का। भारतीय नागरिक लेखा दिवस का 47वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया जा रहा है। ये मनाया गया है कब? भारतीय नागरिक लेखा दिवस 47वां था, 47वां स्थापना दिवस है, 1 मार्च 2023 को मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ समारोह आयोजित किया गया। देखिए पंकज चौधरी, ICAS की स्थापना 1 मार्च 1976 को सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में सुधार के लिए की गई थी। इसका गठन केंद्र सरकार ने खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के रखरखाव के अलग करने के परिणाम स्वरूप किया गया था। 1976 में भारत के राष्ट्रपति ने खातों को लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए और विभागीय खातों की नींव रखने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 1976 की बात है। कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें हैं इसमें। संशोधन अध्यादेश 1976 और संघ खाता और विभागीकरण जो कार्मिक स्थानांतरण है उसका 1976 में किया गया था। लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार होते हैं। वह भारत की भुगतान और लेखा प्रणाली के प्रभारी भी होते हैं। भारत की वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? भारती दास। ये भी याद रखेंगे, भारत की वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? भारती दास हैं। ICAS ने एक प्लान स्कीम निगरानी प्रणाली के रूप में एक वेब पोर्टल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS शुरू किया है। इसने सरकारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन किया है। PFMS पोर्टल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 1 मार्च की थी। नेक्स्ट में हम लोग अब बात करते हैं ICAS की स्थापना बताइए दिए 1976 में हुई थी। चलिए अब हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। लास्ट एक देख लेते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कैसा लगा। जो भी कमी है आप बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे।